गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अजय सर, बैठ जाइए। आपको मैंने 2-4 दिन पहले बताया था ना कि एक लड़की जो सेलेक्ट हुई थी, मतलब जो जिसको हॉस्टल वाले कहते थे इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, मेंस में क्वालिफाई किया था। शारदा महाराष्ट्र से है। और 2-3 एग्जाम्पल आपको बता दें कि कैसे किसी का सिलेक्शन होता है। बीटेक बैकग्राउंड है, पहली बार पीटी नहीं हुआ, दूसरी बार मेंस डिस्क्वालीफाई हुई और तीसरे अटैम्प्ट में इसको 285 रैंक है, तो प्रॉब्ली आईपीएस मिल सकता है। मैं बार बार ये बात बच्चों को बोलता हूँ, अगर कोई बीटेक का बैकग्राउंड है, बीटेक का बैकग्राउंड है, इसको ये नहीं पता है पॉलिटिकल साइंस में लिखना क्या है, पढ़ना क्या है, और इसके पास वही परंपरागत सारे नोट्स थे, ये खुद ही बताएगी, इतने सारे नोट्स, तो मैंने पहला इंस्ट्रक्शन किया, मैंने कहा इसको कहीं अलमारी में बंद के ताला मार दो। अब ये बात विश्वास करना बहुत कठिन होता है। जो लड़की पहली बार मेरे पास आई, इस बात पे कैसे विश्वास कर ले कि कोई टीचर ऐसा बोल रहा है जो मैं अभी तक मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, शारदा उपयोगी नहीं है। लेकिन खास बात कही कि स्टूडेंट खास बात होती है, इसने इस बात को ब्लाइंडली फॉलो किया। मैं फिर इस बात पर रिपीट कर रहा हूँ, ब्लाइंडली फॉलो किया बहुत, क्योंकि देखिए हम विवेकशील हैं, जब भी कोई बात हम बताते हैं। और मैंने बार बार कहा करोल बाग मेरा जाने केवल ही कारण था कि मैं ये प्रूव करना चाहता था कि मेथड एक ही होता है पास करने का। रैंक तो इंटरव्यू में 10-5 नंबर इधर उधर हो जाती है, किसी पेपर में 10 नंबर आ गया, 5 नंबर रैंक इधर उधर हो जाती है। अल्टीमेटली किसी अटेम्प्ट ने पहली बार सीरियस आप मेंस दे रहे हो, सिलेक्शन होना, इसका मतलब ये केवल स्टूडेंट की सफलता नहीं है, टीचर की मेथडोलॉजी भी टेस्ट होती है कि टीचर के मेथड सही है कि नहीं है। अदरवाइज आप यकीन मानिए, हिंदी मेरी इतनी व्यस्तता है कि मुझे वहाँ करोल बाग जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके बावजूद मैं गया, बस कारण एक ही था, बस कारण एक था कि हम ये प्रूव करना चाहते थे कि मेथड यूपीएससी बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कॉम्प्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका मार्केट इंटरेस्ट हावी ना हो जाए कि आप बच्चों को बिला वजह करके अपने तरफ अट्रैक्ट करिए, उनको मार्केट के तरीके बताइए, बच्चों को डराइए, ये सब तरीके होते नहीं वास्तविक रूप में। और चूंकि जो बैकग्राउंड का नहीं होता है उसको ये तरीके बड़े आसानी से बताया सकते हैं, क्योंकि उसे हर चीज़ नहीं है। जिसने बीटेक किया है उसके लिए तो ज्योग्राफी भी नहीं है, पॉल साइंस भी नहीं है, हिस्ट्री भी नहीं है, तो आप जैसी मर्जी वैसे बता दें। अगर उसने यहाँ पे ब्लाइंड फेथ कर लिया, तो अगर आपने जैसा बताया फिर आपका भी टेस्टिंग उसमें हो जाएगा। इसे मानविकी विषय में बड़ी लाइन है कि इस लाइन के आप इर्द गिर्द ही चलेंगे, उसके इधर इधर नहीं हो सकते। हमें क्या लगता है कि हम मानविकी विषय ह्यूमनिटीज़ में कुछ भी लिख दें। और एक खास बात आपको मैं बहुत मतलब रेयर मेरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, शारदा उन रेयर स्टूडेंट में, मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। क्लास के बारे में तो है कि रोज़ कुछ कोई आंसर लेके मेरे पास पहुंच जाती थी, बोलना बस एक लाइन, हमने कह दिया ये गलत है, यस सर। कई बार उसको भाई, कई बार किसी को बुरा भी लगता होगा, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं किया कि सही है गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि मेंस देने जाने के पहले, ये बात मैं बार बार कोट करता हूँ, किसी को इतना, मतलब मैं तो कहता हूँ ये मेरे स्टूडेंट नहीं मेरे भक्त है ये। मतलब ये बात इतनी इंटरेस्टिंग है कि मेंस जाने के पहले पैर छू रही है कि हमने कहा क्यों आई हो तुम, कल तो मेंस है। कहा सर आपको आशीर्वाद देना है ना। हमने कहा लिख लिया, आशीर्वाद कौन सा है। कहा नहीं आप इंटरव्यू जाने के पहले। और मैंने बोल दिया कि देखिए इंटरव्यू में ये लाइन होती है, इस पर आपको वर्क करना है, इसे भटकना नहीं है। बात सबसे बड़ी है बात को मानना। तो अगर अच्छा नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारे अंदर कोई कमी है, व्यवस्था में कमी नहीं है। हम उसको इम्प्रूव करें, खूब मेहनत करें, लिखें, अपने तरीके से मेहनत करें, लगातार इतना मेहनत करें तभी। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति, चंद्रपुर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से भी मैं बात कर रहा था, इतने मैंने भाई, ये तो मैं जानता था नागपुर के, तभी मैंने पूछा शारदा से, तो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से, और शायद वहाँ बहुत पिछड़ा एरिया है महाराष्ट्र का, तो वहाँ शायद पहली बार सिविल सर्वेंट कोई होगी। तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है, किसी बच्चे का बीटेक करके फिर आ जाना और ब्लाइंड फेथ करना, उसके बाद पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन, भाई हमारे से जुड़ी, अब सिलेक्शन हो गया इसका। और ख़ास तौर पर अब मार्क्स कितने आए कितने नहीं आए तो एक बताएगा रिजल्ट। लेकिन अब शारदा से अब आप कुछ सुन लीजिए, मेरी बात तो यही प्रमाणित करेगी कितनी सही है कितनी गलत है। और ये मैं बार बार कहता हूँ, मैं जिस स्टूडेंट का नाम ले रहा हूँ, अगर मेरे सामने उसने कुछ कह दिया तो बड़ी बात नहीं है। आप कभी पीछे भी महाराष्ट्र में भी जाइएगा, एकेडमी जाए तो वहाँ भी जाइएगा, वहाँ पूछेगा कि सर ने सही कहा था क्या। और मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी इन लोगों को पीटी देना है। कई बच्चे होते हैं, अभी देवांश भी आएगा, इसने सेलिब्रेशन नहीं किया क्योंकि हॉस्टल में किसी ने इसको बधाई नहीं दी। यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हॉस्टल में ऐसा लगता था कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बड़े बड़े तुर्रम खां बैठे थे हॉस्टल में, जो जिन कमरा खुलता ही नहीं था।
जैसा लगता था कि 24 घंटे पढ़ते ही उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका मेंस भी क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन ये हमारी नादानी है। हमें हर व्यक्ति से सीखना चाहिए। किसी व्यक्ति सिलेक्शन हुआ, उसमें कोई खास बात तो होगी। तुक्के में 3 स्टेज एग्जाम पास नहीं होते। लेकिन अब मानव स्वभाव, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब शारदा कुछ आपको बताएगी, वैसे बोलती बहुत कम है, तो आप पूछेंगे तभी बताएगी ज़्यादा चीज़। तो शारदा आप जरा बच्चों को बताओ तो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? एक्चुअली काफ़ी ऑकवर्ड सा मोमेंट है सर के सामने खड़े, साथ में खड़े रहने का, तो आई एम शिवरिंग। होप यू डोंट माइंड अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए बोलने में। हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा चलेगा मिक्स? ओके। तो अगर आप कुछ पूछना चाहे तो पूछिए, वरना मतलब आई विल स्टार्ट। ओके, सो एक्चुअली आई वुड लाइक टू करेक्ट कि ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, और फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड नॉट क्लियर विद द मार्जिन ऑफ 65 मार्क्स, और सेकेंड अटेम्प्ट में एक्चुअली मेरा सीसैटी क्लियर नहीं हुआ था 0.5 मार्क्स से, डिस्पाइट कि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, और उसके बाद में मुझे सर के बारे में पता चला। उसी दिन जिस दिन रिज़ल्ट आया, एक सर थे जिन्होंने रेकमेंड किया कि आप मिश्रा सर के पास जाइए और अपना जितना भी सामान है PSIR का जो आप अभी तक पढ़ते आए हो वो लेकर जाइए और सर से बात करिए। और जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन से लेकर आज तक सर का ही गाइडेंस है, और शायद उसी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। सो थैंक यू सो मच सर। तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में अगर बताना है तो काफ़ी जैसे मुझे कल पता चला कि लोगों को सर के बारे में पता नहीं है कि सर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाते। जब मैंने सर के बारे में बताया तो सब कह रहे थे कि हिंदी मीडियम में ही है सर, तो आप कैसे बता रहे हैं? तो बात हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम की शायद नहीं है, बात कंटेंट की है, बात एक्यूरेसी की है और टीचर के डेडिकेशन की है। और सर ने, आप काफ़ी ब्लेस्ड है कि आप सर से पढ़ पा रहे हैं। आपका जो मटेरियल है काफ़ी कंसोलिडेटेड है, और मैंने देखा है कि अभी न्यू बुक्स भी आ गई है सर की। तो मुझे लगता है कि शायद वो जो बुक्स है वो मोर देन सफिशिएंट है। यू शुड कंसोलिडेट रादर देन कि आप अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करें। और ये भी बात है कि यहाँ पर आने के बाद बात करना बहुत आसान हो जाता है। जब आप इवन यू आर एक्चुअली इन द प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट ट्रस्ट मी कि आप ब्लाइंडली सर को फॉलो करिए। सर के अलावा आई थिंक यू डू नॉट हैव अ बेटर ऑप्शन। और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहे तो पूछिए। कुछ पूछना चाह रहे हैं? अरे आप बैठ के बात करो। पॉलिटिकल साइंस की तो स्ट्रैटेजी ये थी कि 3 साल मैंने काफ़ी पढ़ लिया था, तो बेसिक आइडिया तो था कि मतलब पॉलिटिकल साइंस में थियरीज का क्या है रोल, फिर इंडियन पॉलिटी के क्या कंसेप्ट्स है, फिर IR। और स्ट्रैटेजी ये थी कि PYQs को रिवाइज करो, क्योंकि PYQs के लाइन में ही अगर कोई इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज़ बना रहा है तो उससे बेटर ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। और सर की टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन करी, और सर के टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही मेरा रिवीजन होता था। और जो भी टेस्ट है आप उसको अच्छी से लिखिए, और सर के जो भी पॉइंट्स है, रिमार्क्स है कि आपको कहाँ इम्प्रूव करना है, उसको सच में दिल से फॉलो अगर करेंगे आप तो आप शायद इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कई बार हम लोग टीचर्स अगर कहते तो शायद बुरा मान जाते हैं कि बताओ हमें तो इतना आता है और सर ने ऐसा कह दिया। तो पहले बार मुझे लगा जब सर के पास मैं गई थी तो सर ने कहा कि शारदा व्हाई यू वांट टू बिकम अ फिलोसोफर लाइक प्लेटो। आप प्रोफेशनल इसके तरह से लिखिए, आपको फिलोसॉफी नहीं लिखनी है, आपको पॉइंट टू पॉइंट कंसाइजली लिखना है। तो आई ट्राइड कि मैं वही करूं, और विद इन टेस्ट सीरीज़ जो टाइम होता है मतलब 2 टेस्ट के बीच में मैं PYQs हर रोज़ 2-3 क्वेश्चंस सॉल्व लिख करके सर के पास ले जाती थी। और फिर कई सारे क्वेश्चंस है कि उनकी थीम्स रिपीट होती है, जैसे पंचायती राज सिस्टम है या नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट पूछ लिया, कभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब पूछ लिया। तो उसमें आपको
क्या क्या कंटेंट है आपके पास तो पता है, आपको कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे लिखना है, वही बस समझना है। अगर वो समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल ऑल्सो रिवाइज, और रिवाइज कर लेंगे तो प्रोबेबली हो जाएगा। थैंक यू। तो पहली बात मैं बता दूं कि खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करना कभी। ये गलती मैं पहले 3 अटेम्प्ट में कर चुकी थी कि मैं टॉपर्स कॉपी को रेफ़र करती थी कि इन्होंने ये लाइन लिखी है। जैसे एक लाइन मुझे याद है कि कहीं तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दिस इज़ एन एरा ऑफ एशियन, दिस इज़ एन एशियन सेंचुरी इफ़ इंडिया एंड चाइना वर्क्स टुगेदर, शायद शांग्रीला में कहा था। और वो मैंने किसी टॉपर के कॉपी में देखा था, और फिर मैंने इंडिया चाइना का जब भी क्वेश्चन आया मैं वही लिख देती थी पहला, कि प्राइम मिनिस्टर सेड दिस दिस दिस, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फिर जब सर के पास मैं लेकर गई अपनी कॉपी, तो सर ने कहा था कि तुम टॉपर को क्यों अपना भगवान मानती हो, तुम खुद पर विश्वास क्यों नहीं कर सकती, शायद तुम भी टॉपर बन सकती हो। तो पहली बात यह है कि आप खुद को कंपेयर मत करिए किसी से। हो सकता है आप 10-20% पीछे हो, पर और रिवीजन की जहाँ पर बात आती है ना कि आप कह रहे हैं कि आपको याद नहीं आ रहा है, वही चीज़ है कि वो लैक ऑफ रिवीजन है। पढ़ हम सभी लेते हैं, किसी के एफर्ट्स में कमी नहीं है। एफर्ट वही है 3 घंटे में आपको कितना याद आ रहा है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप PYQs लिखते रहिए। मतलब आज आपने 2017 का एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पेपर का, और आप नेक्स्ट मंथ भी वही क्वेश्चन लिख कर देखिए कि हो सकता है शायद उस टाइम के कंटेंट से अभी मेरा कंटेंट बेटर है कि नहीं। और कुछ कुछ कीवर्ड्स निकाल के रखिए। जैसे किसी कमीशन के बारे में पूछा है तो कम से कम ये बातें तो आनी चाहिए कि आर्टिकल क्या है, या फिर उनके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है कमीशन के, कि उनके वो कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों में काम करते हैं। तो बस वही करिए, और जो आप कह रहे हैं याद नहीं आता है, वो बस रिवीजन की कमी है, तो हो जाएगा। थैंक यू। तो ये थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये मैनेज करने में मुझे 4 साल लग गए। बट फिर भी मुझे लगता है कि आप आपके हिसाब से शेड्यूल बनाइए। किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना शायद सही नहीं होगा। हर किसी की स्ट्रैटेजी, हर किसी का माइंडसेट। अगर कोई 3 घंटे में पढ़ पा रहा है तो कोई 5 घंटे पढ़ता है। तो टाइम के हिसाब से या किसी और से मोटिवेशन लेने से बेटर है कि आप खुद की कमियां या खुद की स्ट्रेंथ्स को देखिए। यू शुड टारगेट योर लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो भी है कि अब अगर आप GS में अच्छे हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम आप डिवोशन पॉलिटिकल साइंस में दे दीजिए। प्रीलिम्स के बाद अचानक से 3 महीने में कंटेंट भी इम्प्रूव करना है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, तो वो शायद आई थिंक डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर 25 में अटेम्प्ट देना है तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम राइट नाउ, ऑलमोस्ट 1 ईयर है। तो अगर अभी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस कंप्लीट कर ले, और सर के नोट्स तो काफ़ी कंसाइज्ड है, आपको ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा। जो मैंने पहले 3 अटेम्प्ट में किया, मार्केट में जो नोट्स थे इतने बड़े बड़े मेरे पास थे, तो मैं बस वही पढ़ती थी। इट वाज लाइक कि मेरी भगवत गीता बन गई थी। स्टार्टिंग टू एंड याद तो कर लिया है पर लिख नहीं पा रहे अभी भी। तो आपके पास जो भी नोट्स है आप उसको रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए। और उससे ज़्यादा है कि आप ये समझिए कि वो क्या पूछ रहे हैं आपसे। कई बार हम हमारा जो ज्ञान है वही लिखते हैं,
पर ये समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। और यही चीज़ सर भी समझाते हैं कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है बस वही लिखो, तुम्हारा ज्ञान वहाँ पर तुम्हें कितना आता है उससे एग्जामिनर को कोई लेना देना ही नहीं है। अगर पहले पैराग्राफ में उन्होंने समझ लिया कि आपको नहीं आता है, फिर बाद में अब अगर आप बहुत अच्छा भी लिख लेंगे तो भी आपको वो मार्क्स नहीं देंगे। और दिस गेम इज़ ओनली ऑफ मार्क्स। आपको फिलोसोफर नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम पास करना है बस। थैंक यू। सॉरी, हाँ, ओके। ओके, सो मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा है, तो ऑलमोस्ट 10th के बाद से मेरा सोशल साइंस से पूरा कट ऑफ हो गया था। तो थोड़ा समझने में मुझे दिक्कत हुई थी, इसीलिए मैंने जीएस का फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन किया था। बट यस, विद इन 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर तो लगता है आपको समझने में कि सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या डिमांड कर रहा है आपसे। और उसी टाइम पर मुझे लगता है कई बार हम लोग ये गलती कर देते हैं कि 1-2 महीने में ही आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन यू डू नॉट हैव कंटेंट, जब आपके पास कंटेंट ही नहीं है और आप आंसर लिखने जाएंगे तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि आपका आंसर उसके आसपास भी नहीं होगा जो एक्चुअली डिमांडेड है। और फिर हम उसको क्रॉस चेक करने के लिए जो एक्चुअल इंस्टीट्यूट पीडीएफ डालते हैं कि मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए या फिर टॉपर का आंसर कैसा होना चाहिए, उससे कंपेयर करने लग जाते हैं और फिर वो डीमोटिवेशन में 1 महीना निकल जाता है। तो मुझे लगता है कि पहले हम हमारे कंटेंट को डेवलप करें, उसको बिल्डअप करें। और शायद टेक्निकल बैकग्राउंड से आने की वजह से बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। तो यू शुड टेक योर टाइम, कि ज़रूरी नहीं है कि बस 1 साल में ही सिलेबस कंप्लीट करके अटेम्प्ट देना है। कई बार लोग 2 साल लेते हैं, पहले जीएस का कोर्स करते हैं, फिर 1 साल खुद से पढ़ते हैं और फिर अटेम्प्ट देते हैं। तो आपको जिस तरह से सही लगता है, रादर देन ब्लाइंडली फॉलोइंग के टॉपर क्या कह रहे हैं या फिर जिन्होंने पास कर लिया या फिर जिनका ऑप्शनल कैसा था, तो आप उस पर काम करिए। और कमियां और खामियां तो हम सब में ही हैं, मेरी तो काफ़ी थी जो अभी चौथे अटेम्प्ट में कम हो गई है, शायद इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो आप अपनी खुद की कमियां ढूंढें। डू यू रियली थिंक कि मैं सही पर्सन हूँ ये आंसर करने के लिए? तो जीएस के बारे में कह रहे हैं क्या, ऑप्शनल के बारे? अच्छा, सी सेट ऑप्शनल, ओके ओके। तो सही तरीका यही है जो आपको मार्क्स दिलाए और वो सही तरीका आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। कई बार प्रीलिम्स में मतलब पीपल डू नॉट क्लियर प्रीलिम्स और इंक्लूडिंग मी, उसकी वजह है कि आप समझ नहीं पाते कि आपको फैक्ट्स पर फोकस करना है या फिर आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना है। और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड नो ऑफेंस टू एनी टॉपर के करंट अफेयर्स का वेटेज कितना है, ये हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी इज़ ऑलवेज 2 स्टेप्स अहेड ऑफ यू, या फिर कोई भी कोचिंग से 2 कदम आगे चलता है यूपीएससी। आप सोच ही नहीं सकते हो अगले साल कैसा पेपर निकालेगा। तो बेटर है कि आप पीवाईक्यूज़ को रेफ़र करो। पीवाईक्यू ही आपका, इट इज़ लाइक गाइड। और अगर आपके पास बहुत अच्छे मेंटर है, और सर के अलावा आई थिंक डोंट थिंक कि कोई अच्छा मेंटर है आपके पास में, तो उनसे बात करिए। आप अपनी खुद की वीकनेस को और स्ट्रेंथ को पहचानना ज़रूरी है। जैसे एक मिथ है कि सब कहते हैं 85 to 90 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए प्रीलिम्स में, उतना अटेम्प्ट करोगे तभी यू विल गेट नियर टू व्हाट द कट ऑफ इज़। बट आई डोंट थिंक कि, पर्सनली डोंट थिंक कि ऐसा शायद कुछ है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करता है। उस टाइम पे क्वेश्चन पेपर हार्ड आया है, अगर हार्ड आया फिर भी मैं 95 अटेम्प्ट कर रही हूँ तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि मैं पास नहीं होंगी उसमें, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी कम होगी। और मैं इतनी टैलेंटेड भी नहीं हूँ कि मैं यूपीएससी में 100 out of 100 लेकर आऊँ, मतलब क्वेश्चंस राइट लेकर आऊँ। तो आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए आप रिवाइज करिए, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जितने बार आप सॉल्व करेंगे, रीसॉल्व करेंगे,
आप समझेंगे कि आपका वीक पॉइंट क्या है, वीक एरिया क्या है। और सिमिलरली फॉर सी सेट, अभी रिसेंटली जो 2 इयर्स से हो रहा है, सी सेट काफ़ी टफ होता जा रहा है। तो शायद हिंदी मीडियम के बच्चों को ऐसा लगता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या फिर जो टेक्निकल बैकग्राउंड से उनको लेवरेज है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिकॉज मैं खुद इसकी विक्टिम रही हूँ। मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी सेकेंड अटेम्प्ट में आई कुड नॉट क्लियर सी सेट बाय 0.5 मार्क्स। तो 0.5 भी काफ़ी था, क्योंकि उसकी वजह से जीएस का पेपर ही चेक नहीं हुआ मेरा। तो मुझे लगता है कि इक्वली इम्पोर्टेंस आपको जीएस में भी देना है, सी सेट में भी देना है। सी सेट में आप मैथ्स करिए, सॉल्व करिए। ऐसा नहीं है अभी कि हाँ जीएस कर लिया यार ये तो पासिंग ही हो जाएगा। पासिंग कैन ऑल्सो बी अ डेथ नेल। सो आप अपने हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाइए और फॉलो करिए। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? ऐसा बोला जाता है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, बीटेक वगैरह की, उनकी प्लानिंग बहुत बेस्ट रहती है। हम मतलब हिंदी मीडियम वाले या फिर जो आर्ट्स बैकग्राउंड से रहते हैं, वो लोग उसमें मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते। पर ऐसा आपके साथ क्या चैलेंजिंग हुआ था? जब आप जब सिलेबस देखे थे तो सेम फीलिंग्स आपको आई थी जो हमें मतलब अभी हम फेस कर रहे हैं, या फिर आपको थोड़ा लगा था कि मैं प्लानिंग करके कर लूँगी? एक्चुअली मेरे साथ दिक्कत है कि आई एम वेरी बैड विथ प्लान्स। मैं सुबह उठ के जो भी लिखती थी कभी पूरा नहीं कर पाती थी, और इसकी वजह से फर्स्ट 2-3 मंथ्स में आई रियलाइज कि मेरे से बाकियों की तरह प्लान करके चीज़ें होंगी नहीं। इसीलिए सुबह उठो और डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। और ये सही नहीं है शायद कि टेक्निकल बैकग्राउंड से आने वाले या इंग्लिश मीडियम के बच्चे प्लानिंग में सही है। इंसान की कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर होती है, उसके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की उसको ज़रूरत नहीं होती है कि वो प्लानिंग में अच्छा है या नहीं। हर कोई बेटर प्लानर होता है यार। अगर आपने इंस्टीट्यूट अच्छा चूज़ किया, यू हैव डन हाफ वे, यू हैव बेटर प्लान्ड कि आप आधा आ गए हैं, अभी आपको और आधा आगे जाना है। तो आधी जर्नी जो आगे आपको करनी है पूरी, उसके लिए आप खुद के हिसाब से सोचो कि आपको किस स्ट्रीम के लिए, मतलब कोई अगर ऑप्शनल है, अगर वो आपसे कम टाइम में नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम दो। अगर कोई चीज़ कम टाइम में हो पा रही है तो यू बेटर ऑप्टिमाइज़ के अगर ये और कम टाइम में हम कर सकते हैं। और अपनी खुद की इफ़िशियंसी बढ़ाना चाहिए मुझे लगता है। और ये मिथ है, इन मिथ पे आई वुड से कि बिलीव नहीं करना चाहिए, खुद पर बिलीव करो। और एक बात बताती हूँ आपको, शायद थोड़ी फनी होगी, कि सर मेरी हर एक टेस्ट कॉपी के पीछे लिखते थे टॉपर्स कॉपी। तो मुझे काफ़ी फ़नी लगता था कि पता नहीं सर को मेरे में कहाँ से टॉपर दिखता है, जो 3 साल से प्रीलिम्स और मेंस में ही अटका पड़ा है। और अभी भी रिज़ल्ट आने के 1 घंटे पहले तक मैं यही दुआ कर रही थी कि कम से कम 1100 रैंक आ जाए मेरी। आखिरी रैंक आएगी तो भी चलेगा, बस मेरा वो पीडीएफ में नाम आ जाए। और इट वाज अ वेरी सरप्राइज कि 285 रैंक आ गई। और 2-3 आवर्स तो मैं खुद को बिलीव ही नहीं कर पा रही थी। आई वाज आस्किंग एवरीबडी के सच की पीडीएफ है ना, वेरीफाइड है ना, फेक तो नहीं है, वरना मैं बता दूंगी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। इसीलिए आप अपने हिसाब से प्लान करिए। और प्लानिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, अगर कोई चीज़ आपके लिए वर्क करती है तो फिर यू बेटर से कि वो मेरा प्लान था या फिर वो मेरी स्ट्रैटेजी थी। और इतना भी कोई बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट होता नहीं है। जैसे शायद पॉलिटिकल साइंस में कैपिटलिस्ट थियोरी में एक थियोरिस्ट है जिन्होंने कहा है कि देयर इज़ नो बेटर स्ट्रैटेजिस्ट है सर। तो मुझे लगता है कि वो सही है। वो अपने सोशल लाइफ में भी आप ठान लीजिए कि इतनी भी कोई बेटर स्ट्रैटेजी नहीं होती है। स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से चेंज करिए, बनाइए, बिगाड़िए, जो आपको सूट करता है वो करिए। मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर के बारे में बता देती हूँ, बिकॉज हम हिंदी बैकग्राउंड से, तो हमें द हिंदू पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो वैसे में तो हम इंडियन एक्सप्रेस करते हैं, पर मतलब इतना वेटेज है न्यूज़पेपर का, या मंथली मैगजीन करके किया जा सकता है, और कब से फॉलो करना चाहिए? मुझे लगता है कि जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो इतना न्यूज़पेपर समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारा लिंक नहीं होता है कि एक्चुअली पूछ क्या रहे या बता क्या रहे। हमारा इंटरेस्ट पूरा वही होता है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, जो एक्चुअली डिमांड नहीं है सब्जेक्ट की या फिर एग्ज़ाम की। तो कई बार टाइम लग जाता है, 2-3 महीने लग जाते हैं समझने में। स्टार्टिंग में 2-3 घंटे लग जाते हैं पेपर पढ़ने में, हम पेपर ही पढ़ते रहते हैं। हमें लगता है हर एक पैराग्राफ में हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन को सर्कल करो। बट मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ा एब्रप्ट प्लानिंग हो जाता है, क्योंकि उससे बेटर है कि आप एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए ऊपर ऊपर से कि अच्छा XYZ थिंग्स आर देयर, एंड उसके बाद यू गो एंड
कोई भी एक मंथली मैगजीन को आप डेडिकेशन से फॉलो कर लो, रादर देन डाइवर्सिफाइंग के आज ये इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन कर लिया, फिर 2 हफ्ते बाद किसी और का कर लिया। करंट अफेयर्स सेम ही रहेगा। करंट अफेयर्स, और सर एकदम सही कहते हैं कि करंट अफेयर्स ऐसी कोई बात नहीं होती है। करंट अफेयर्स का लिंक उसके किसी एक स्टैटिक चीज़ से होता है। तो अगर रिसेंटली पॉलिटिक्स में अगर लोग डिफेक्शन में जा रहे हैं तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि किस पार्टी के कितने लोगों ने डिफेक्शन, मतलब उन पे डिफेक्शन के चार्जेस है। रादर वो पूरी चीज़ आती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया है इंडिया में, उसकी क्या खामियां हैं या फिर क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो वो सब जो है वो ऑलमोस्ट हर एक इंस्टीट्यूट जो अपनी मंथली मैगजीन निकालता है उसमें थोड़ा बहुत कवर कर ही लेते हैं। तो आप किसी एक इंस्टीट्यूट को पकड़ लीजिए, उसकी मंथली मैगजीन को फॉलो करिए, और किसी और की बात पर इतना विश्वास रखना ज़रूरी नहीं है कि एक इंस्टीट्यूट है XYZ वो बहुत अच्छा देता है, आप ABC फॉलो कर रहे हैं तो बुरा है। अगर आप उससे कंफर्टेबल है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपको समझ आ रहा है, तो आई डोंट थिंक कि किसी और की स्ट्रैटेजी पे उतना ध्यान देना चाहिए। और कोई? गुड क्वेश्चन। PSIR एक्चुअली मैंने सबसे पहले सोशियोलॉजी लिया था, इसी चक्कर में कि सब कह रहे थे सोशियोलॉजी काफ़ी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे, तो विदाउट एनी सेकेंड थाट, और मैं क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रही थी तो आई वाज नॉट श्योर कि क्या लेना चाहिए। बट एक मैंने पढ़ाई करने के बाद समझ आया कि अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में और वो सब्जेक्ट स्कोरिंग भी है, फिर भी इट इज़ ऑफ नो यूज़। और तब एक्चुअली ऐसा हुआ कि GS फाउंडेशन के क्लासेस में पॉलिटी चल रहा था और पॉलिटी में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा मुझे। और फिर मेरी एक रूममेट थी जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था, फिर उन्होंने कहा कि शारदा देयर इज़ अ लॉट ऑफ कोइंसिडेंस इन द सिलेबस GS में ऑप्शनल में, कि आपको अच्छा है, बेनिफिट है। तो देन आई स्टार्टेड टू थिंक और पॉलिटिकल साइंस मैंने ले लिया, और होपफुली आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, क्योंकि फिर उसका मुझे बेनिफिट भी हुआ GS में काफ़ी, कि GS2 पेपर में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका अप्रोच अलग है। आप वहाँ पर फिलोसोफर्स के नाम नहीं लिख सकते GS में, उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, व्हाट इज़ द डिमांड। और वही पॉलिटिकल साइंस में आपको थोड़ा थियोरेटिकल लिखना है, कई कई फिलोसोफर्स के नाम लिखने हैं, पर ये भी नहीं है कि सिर्फ फिलोसोफर्स के नाम ही लिख रहे और जो बेसिक है थियोरी उसको भूल गए। सॉरी, क्या कह रहे? एक्चुअली मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा चला, 35 to 40 मिनट्स, और मेरा इंटरव्यू मोस्टली डेफ बेस्ड था। मेरे मतलब इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी पूछा, जिसका मुझे काफ़ी अफसोस है कि मैं जवाब ही नहीं दे पाई। और मैं हर एक चीज़ में कहती थी सर 2019 में मैंने ग्रेजुएशन किया है, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी। और वो फिर भी मुझे ग्रिल कर रहे थे कि चलो ठीक है, फिर से एक बार तुम सवाल सुनो, शायद तुमको याद आ जाए। और उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से एक सर थे जो सिर्फ पॉलिटी मतलब इंडियन गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहे थे, एक मैडम थी जो सिर्फ IR के बारे में पूछ रही थी, और एक जो चेयरमैन सर थे उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही सवाल किया था, और मेरा पूरा वो कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने जैसे एंटर किया मेरी चेयर सरक गई पीछे और बहुत बुरी आवाज़ आई, और मुझे लगा हो गया अभी माइनस, पहले लिख देंगे, इनको आने का सेंस नहीं है। और बैठते ही आई सेड सॉरी एंड सर लुक्ड अप के क्या हुआ शारदा, मैंने कहा सर चेयर पीछे हो गई, सॉरी। तो सर कह रहे ओके, और हंसने लगे। और देन ही सेड कि अच्छा आपको वारली पेंटिंग का बहुत शौक है, यू हैव दैट हॉबी, तो एक ऐसी पेंटिंग का नाम बता दीजिए जो उसी के जैसी है, सिमिलर। और थैंकफुली मुझे पता था, तो आई टोल्ड सर के सर शोरा कोवर पेंटिंग है, एंड सर सेड ओके, और ठीक है मैडम आप इनसे पूछिए। मुझे लगा कि सर गुस्सा तो हो गए शायद, क्योंकि आते से ही मेरी चेयर पीछे चली गई, और फिर सर को लगा होगा इनमें बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, कैसी कैंडिडेट है ये। बट आई थिंक के विथ गॉड्स ग्रेस और सबकी फीलिंग्स ब्लेसिंग्स जो थी मेरे साथ, शायद मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ होगा, तभी मैं यहाँ पर हूँ। उसमें एक बात मैं और बता दूं कि शारदा के इंटरव्यू के पहले इसने कहीं मॉक दिया था, उसको बहुत ख़राब फीडबैक मिला,
और ये बिल्कुल चेहरा बना के मेरे पास आई कि सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। हमने कहा किसने कहा? तो किसी टीचर ने कहा। मैंने कहा उसको कुछ नहीं पता है। मतलब ऐसा ऐसा हुआ था कि अब शारदा से पूछो, मतलब ये जब इस एग्ज़ाम लेवल पे आप जाते हैं तो बड़ी विडंबना होती है कि मतलब किसी भी को वैसा नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में। जो 2 स्टेज क्लियर कर रहा है उसको आप कैसे कर सकते हो, उसको कुछ नहीं आता। तो मैंने इनको ढांढस बताया, 3 दिन इसको मेरी बात विश्वास करने में लग गया। अच्छा, ये हुआ था कि नहीं तुम्हारे साथ? हाँ जरा बताओ बच्चों, क्या हुआ था ऐसा? मैं विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ एन इंस्टीट्यूट, काफ़ी फ़नी इंसिडेंट था कि फैकल्टी मॉक था, एक्चुअल मॉक नहीं था। तो आई वेंट एकदम पूरा फुल अटायर करके, आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो पहला इंटरव्यू, सेकेंड मॉक था मेरा एक्चुअली, कि आई वॉज देयर इनसाइड। और काफ़ी बम्बार्डमेंट हो रहा था मुझ पर कि आपको महाराष्ट्र के बारे में ये बताइए, वो बताइए, आपके चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए, फिर गढ़चिरौली जो नक्सल हिट एरिया है, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है मेरे डिस्ट्रिक्ट से, उसके बारे में बताइए, टाइगर रिजर्व के बारे में बताइए, स्लम रिहेबिलिटेशन जो धारावी में हो रहा है मुंबई में वो बताइए। और मुझे कुछ नहीं आ रहा था उसमें। आई वॉज सेइंग कि सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। उसके बाद में मॉक हो गया कंप्लीट, उन्होंने फीडबैक के लिए बुलाया और सेड के शारदा हाउ डू यू थिंक कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था? आई सेड के मे बी ठीक था सर। फिर सर सेड कि ये है ओवर कॉन्फिडेंस, यही है ओवर कॉन्फिडेंस कि तुम्हारे जैसे बच्चे समझ ही नहीं सकते कि वो कितने ख़राब है, कितने बेकार है, कि वो उनको कुछ आ नहीं रहा है बट स्टिल दे आर थिंकिंग कि दे आर गुड। और आई वॉज अबाउट टू क्राई बट मैंने कहा नहीं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसी हरकतें नहीं करनी है कैमरा पे। अगर रो देंगे तो ये कभी वायरल हो जाएगा, बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेरी। और सभी जो जितने भी पैनल में बैठे थे सभी का यही फीडबैक था कि यू आर नॉट गुड, कि आपको अपने स्टेट के बारे में पता नहीं है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता नहीं है, कैसे है आप, मतलब कैसी कैंडिडेट है आपके, आप एनालिसिस नहीं कर पा रही है, आप फैक्ट बता रही है, ये तो हमको न्यूज़पेपर में भी मिल जाएंगे। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय न्याय संहिता जो रिसेंटली आया था कानून, उसके बारे में आप अपनी राय बताइए। नहीं, उसके बारे में बताइए, राय नहीं पूछी थी। सो आई स्टार्टेड सेइंग कि क्या क्या नए प्रोविजंस ऐड हुए। और फिर उन्होंने जब जो रिमार्क देने बुलाया था तब दे सेड के तो इसमें तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है? आई सेड सर मैम उसमें क्या ही कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, वो तो पार्लियामेंट ने किया है। बट सर सेड के तो इसमें तुम्हारा एनालिसिस क्या है? आई सेड सर के एनालिसिस जो न्यूज़पेपर वालों ने अभी तक किया है तो मुझे उतना ही पता है, उससे ज़्यादा मैं टैलेंटेड हुई नहीं। आई एक्सेप्ट कि मैं बहुत ही बेकार स्टूडेंट हूँ और आप भी एक्सेप्ट कर ही रहे, तो अभी जितना सुनाना है सुना दीजिए। और मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड थी और सर से मिलने आई कि सर सब ने ये कहा है मुझसे। एंड सर सेड के पहले शारदा मैंने तुमको बोला था मॉक देने जाओ मत। और तुम मेरी बात मानती नहीं हो। टॉपर्स की एक खास बात होती है कि वो कम मॉक्स देते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि अभी उन लोगों की बात पर विश्वास करना चाहिए जो कह रहे हैं कि इस स्टेज पर आकर तुम्हें कुछ नहीं आता है, और टाइम मेरे पास था नहीं ज़्यादा। और सर एक दूसरी तरफ कह रहे हैं कि तुम खुद पर विश्वास करो, तुम कर लोगे। ये फीलिंग समझने में, सिंक इन होने में मुझे 1 वीक लग गया। और उसके बाद आई रियली थॉट के इतना भी बुरा कुछ हुआ नहीं होगा यार, इतनी भी मैं नॉन डिजर्विंग हूँ नहीं शायद, तो ठीक है, आई विल गिव नेक्स्ट मॉक, आई विल ट्राई टू गेट वेयर द थिंग्स आर रॉन्ग। तो मैंने उस पर वर्क किया, सर से वही क्वेश्चंस डिस्कस किए और सर ने मुझे कुछ बराबर से एनालिसिस करके बताया कि आपको ऐसा ऐसा कहना है शारदा, आपने क्या कहा था, क्या कहना चाहिए। और फिर मैंने काफ़ी कम मॉक्स दिए, शायद 5, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया। मैंने शेड्यूल की थी 10, दी है 5, तो वही काफ़ी अच्छी थी। और उस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर का जो गाइडेंस था हर एक मॉक के बाद, क्योंकि मैं मॉक के क्वेश्चंस लेकर सर के पास आती थी कि सर उन्होंने ये क्वेश्चन करा है और मैंने ये आंसर दिया और आप बताइए कि क्या कहना चाहिए। तो वैसे काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर के जो क्वेश्चंस थे, तो वही क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे मेरे इंटरव्यू में। और बस वहाँ पर ये था कि वो कह रहे थे कि तुम अपना एनालिसिस बताओ कि तुम्हारा व्यू क्या है। तुमको हमेशा ये नहीं कहना है कि हाँ सर सब सही हो रहा है, या फिर नहीं सर सभी गलत हो रहा है, कि किसी चीज़ का एक पहलू नहीं होता है, देयर आर ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो आप अपना बैलेंस्ड ओपिनियन दीजिए, और जो सर ने सिखाया था वही काफ़ी काम आया मेरे।
सी सेट की तैयारी मैंने जो जीएस फाउंडेशन क्लास था मेरा, एक्चुअली वहाँ से बेसिक तो हो गया था मेरा, और उसके बाद में आई टुक द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोस। तो यूट्यूब में जैसे अन अकेडमी के काफ़ी फ्री लेक्चर्स होते हैं, तो वो मैंने रेफ़र करे और मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा, क्योंकि एक बार बेसिक होने के बाद उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिक हर किसी को आता है कि परसेंटेज निकालना कैसे या फिर रेशियो कैसे निकालना है, पर उस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं सब भूल जाते हैं, क्योंकि एंजाइटी लेवल हाई हो जाती है, ऐसे लगता है कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस है, आप किसी एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो या टीचर को फॉलो करो। अगर आपको जीएस फाउंडेशन में उसकी मतलब इट इज़ अवेलेबल इन जीएस फाउंडेशन, तो आप उसकी हेल्प लो। और बिल्कुल इजी वे में लेना नहीं है, क्योंकि सी सेट काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है अभी। तो सी सेट में सिर्फ मैथ्स ही नहीं बल्कि इंग्लिश में भी आपको ध्यान देना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हिंदी मीडियम से तो इंग्लिश नहीं, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश पूछ नहीं रहे वहाँ से। देर इज़ जस्ट अ पैसेज, और आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि इसकी समरी क्या हो सकती है, या फिर इसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें सही है इस पैसेज में दी हुई कंक्लूजन के लिए, तो वही पूछते ही। तो आप बस अपनी एनालिसिस बढ़ाओ, किसी भी टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन करो, और अभी जो रिसेंट 2-3 इयर्स के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, रैदर देन काफ़ी पीछे जाकर सॉल्व करना, क्योंकि अभी सी सेट का पैटर्न भी चेंज हो गया। तो आप अगर 2011 का पेपर उठाएंगे तो वो काफ़ी ईजी लगता है कंपेयर टू 2021 का सी सेट। तो उस हिसाब से आप उसकी प्रैक्टिस करिए। सॉरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा यार, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकती कि हो जाएगा कि नहीं, पर हाँ इतना है कि आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, कि आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और आपको कैसे उनको अप्रोच करना है। तो ये अभी काफ़ी पर्सनलाइज सवाल हो गया कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप ट्यूशन लगाना चाह रहे हैं फिर भी, तो दैट इज़ आई थिंक योर पर्सनल कॉल, कि आप आपके हिसाब से डिसाइड करिए। बट यही है कि किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। एक्चुअली क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे, जैसे अफ्रीकन यूनियन के बारे में पूछा कि वो किस प्रिंसिपल्स पर उनका फाउंडेशन है। फिर उसके अलावा नेटो के बारे में पूछा कि व्हाट इन योर व्यू इज़ नेटो, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर हम थोड़ी सी चेंज कर दे तो क्या इंडिया नेटो का मेंबर बन सकता है या नहीं। फिर ब्रिक्स की जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उनमें जो मेंबर्स है उनकी इम्पोर्टेंस कितनी है, वेटेज कितना है, उसके बारे में पूछा है। एक्चुअली काफ़ी डाइवर्स था, मैं ट्रांसक्रिप्ट दे दूँगी। तो मुझे लगता है कि शारदा का भी देवांश भी है। हाँ जी। तो देवांश को ही मैं बुला लूँ अब, शारदा को आप फ्री कर दो। शारदा का बहुत इंटरव्यू अपने लोगों ने लिया। तो आज के लिए इतना ही है। फिर शारदा के हम लोग, क्योंकि अभी लोग आने को तैयार नहीं थे, समझ लो मेरा जो भी मेरी बात को मानते हुए, अदरवाइज ये अगले अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाना चाहते हैं कि सेलिब्रेशन वाली मूड में नहीं है। कितने भी महाराष्ट्र के कितने टीवी चैनल आए, इसने सीधा मना कर दिया कि पापा से पूछ लो। इसका मतलब देखिए टारगेट अभी देवांश तो है, तो ये ऐसे बच्चे हैं। और खास तौर पे आप देखोगे अगर ये हमारे लिए आए, इसका मतलब है कि मैंने इनके लिए बहुत कुछ खास किया होगा, ये खास बात है। अदरवाइज अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि आप ये सोच लो कि कोई स्टूडेंट मेरे लिए आया, क्योंकि ये अभी भी उस पीटी के स्टेज से निकलना नहीं चाहते। अभी अगला अटेम्प्ट देना भी है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ठीक है शारदा, आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू और फिर हम, और मैं कई बार कहता हूँ भाई सपने देखो तो बड़े ही देखो, तो मेरा एक सपना बाकी है कि मेरा कोई स्टूडेंट टॉपर होना चाहिए, आईएएस टॉपर। और शारदा या देवांश में हो सकता है कोई हो। तो शारदा, थैंक्स लॉर्ड। ठीक है, तो देवांश को मैं बुला लूँ।